Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Jagis Biology, and today in this video I'm going to discuss about a topic and the name of the topic is cancer. क्लास 12th के अंदर अगर हम बात करें तो ये आपका एक कैंसर के बारे में डिस्कस करना होता है जो हमारे एक चैप्टर में है जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर के अंदर कैंसर के बारे में डिस्कस करना है, कैंसर कैसे होता है, क्या कॉज है, कितने टाइप का होता है, किस तरीके से इसे ट्रीट करा जा सकता है, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ें हैं। पढ़ने के लिए बात करें तो कैंसर बहुत वाइड टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि कितना आपको पढ़ना और कितनी नॉलेज इससे रिलेटेड आपको होनी चाहिए। अगर आपने इस पर कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया तो वाइवा के टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे आस्क करे जा सकते हैं, वो सब बातें मैं इसके अंदर डिस्कस करूँगा। पहले हम पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर कुछ MCQs वगैरह मैंने लिख रखे हैं जिनको हम फटाफट डिस्कस करेंगे। अगर हम कैंसर की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर ये बहुत ही रैपिडली फैलने वाली एक डिजीज़ है। जिस तरीके से आप डाटा को देख रहे हैं तो इस डाटा में लिखा हुआ है कि लगभग 11 लाख पीपल को ये एवरी ईयर होता है इन इंडिया, और लगभग 10 मिलियन पीपल इससे अफेक्टेड होते हैं एवरी ईयर अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम बात करें कैंसर के अंदर होता क्या है तो कैंसर के अंदर जो सेल्स होती है दे डिवाइड रैपिडली, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत रैपिडली देखने को मिलता है, और ये जो डिवीज़न होता है वो अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होता है जिसमें बेसिकली एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसे एक स्पेसिफिक प्रोसेस हम कहेंगे। वो प्रोसेस होता है कॉन्टैक्ट इनिबिशन का। कॉन्टैक्ट इनिबिशन की अगर बात करें, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट इनिबिशन, ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है जब एक पर्टिकुलर सेल डिवाइड करती है तो वो सेल डिवाइड होने के बाद अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती है, दोनों सेल अलग हो जाती हैं। लेकिन जब कॉन्टैक्ट इनिबिशन का प्रोसेस किसी कंडीशन में फेल हो जाए तो फेल होने के बाद क्या होगा कि जो टू सेल्स हैं दे विल नॉट डिवाइड, यानी बेसिकली उनका डिवीजन तो होगा लेकिन डिवीजन होने के बाद वो आपस में स्टिक हो जाएंगी, और स्टिक होने के बाद फिर फर्दर और सेल्स डिवीजन होगा, फिर स्टिक हो जाएंगी, और इस तरीके से वो आपस में स्टिक होके एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगी, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्यूमर। तो अगर आपसे पूछे ट्यूमर का है तो ट्यूमर में आप बोल सकते हो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से जो जो सेल्स एक्यूमुलेट होती हैं उस एक्यूमुलेशन को ट्यूमर कहा जाता है। अब यही ट्यूमर की अगर हम बात करें तो ये ट्यूमर कई कंडीशन में ऐसा होता है जिसे आप ट्रीट कर सकते हैं, बेसिकली क्योर करा जा सकता है, और कई कंडीशन में ऐसा होता है जिसे क्योर करना पॉसिबल नहीं है। अब कब क्योर होगा कब नहीं होगा तो इसकी कुछ स्टेजेस होती है जिसको आप समझ सकते हैं, और वही हम डिस्कस करेंगे जो टाइप्स ऑफ ट्यूमर में देखने को मिलता है। अभी के लिए स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है तो इसमें आप देख सकते हैं कैंसर इज अ डिजीज इन विच द डैमेज और एबनॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी स्टार्ट मल्टीप्लाइंग रैपिडली एंड डू नॉट डिफरेंशिएट, एक दूसरे से अलग नहीं होंगी, दैट्स फॉर्म्स द ट्यूमर, जिसकी वजह से ट्यूमर बन जाएगा। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन अकर्स व्हेन द प्रोसेस कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनिबिशन फेल्स। एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये प्रोसेस when the cell come in contact with the other cells, the process of cell replication ceases. As a result, contact inhibition become a more powerful anti-cancer mechanism. More powerful anti-cancer mechanism means क्या है कि कैंसर के को अवॉइड करने का एक बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है कॉन्टैक्ट इनिबिशन, जिसकी वजह से अगर ये फेल हो गया तो 100% कैंसर की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। कैंसर नहीं बनेगा तो इवन ट्यूमर के केसेस 100% देखने को मिलेंगे, बट इट इज लॉस्ट इन द कैंसर सेल्स, हैंस मोस्ट टाइप ऑफ कैंसर हैव ट्यूमर्स एक्सेप्ट वन विच इज नोन एज ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के अंदर आप देखें तो वो ट्यूमर किसी पर्टिकुलर जगह पर लोकेट नहीं होता, बल्कि जो कैंसरस सेल्स होती है, जो कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स होती हैं, दे मूव अराउंड द ब्लड, वो ब्लड के साथ पूरे बॉडी के अंदर आप क्या करते हैं, रोटेट करते थे, मूव करती रहती है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्यूमर की, अगर आपसे पूछे कितने टाइप का ट्यूमर्स होता है तो आप अपने बुक के हिसाब से बताएंगे। 2 टाइप का ट्यूमर होता है, एक बेनिन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट। बेनिन और मैलिग्नेंट, इवन मैंने एक चीज और इसके अंदर डाली है, ऐड करी है, जो कि है प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर, बट ये हमारे कोर्स से बाहर, अगर मैं NCERT के बिहाफ पर बात करूं तो उसमें ये नहीं दे रखा है। ट्यूमर की अगर बात करें तो आप ऐसे बोलेंगे, ट्यूमर इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज बेनिन ट्यूमर, सेकंड वन इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। इफ यू टॉक अबाउट द बेनिन ट्यूमर तो ये ट्यूमर बेसिकली किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर लोकलाइज रहता है, एक जगह पर होता है, यानी जहां पर ये बनना स्टार्ट होगा ये उसी जगह पर फिक्स होगा, और ऐसे ट्यूमर को बेनिन ट्यूमर कहा जाता है। देखो, these tumors are localized at a particular location in the body. Moreover, it does not spread to the other parts of the body. यानी किसी दूसरे बॉडी पार्ट की तरफ ये स्प्रेड नहीं होंगे, जहां पर लगाए वहीं पर, मतलब जहां पर इसका ओरिजिनेशन हुआ है वहीं पर देखने को मिलेगा। जनरली हार्मलेस, जिसकी वजह से हार्म जो होता है बॉडी को वो कम होता है। When a benign tumor occurs in areas such as brain, it can turn fatal. लेकिन अगर यही benign tumor, ये जो गांठें है बेसिकली जो बादलों की, ये जो ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, अगर इन केस ये कुछ एसिड रीजन्स पर हो जाए जो बहुत ही डेलिकेट होते हैं लाइक अ ब्रेन, तो ऐसी कंडीशन में ये फैटल कंडीशन होता है कि इसकी वजह से फिर किसी पीपल की डेथ हो सकती है, या जो भी पेशेंट है उसकी डेथ हो सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें आफ्टर इन्वॉल्व सर्जरी, ऐसी कंडीशन में एक सबसे बेस्ट होता है कि जो ट्यूमर है पर्टिकुलर लोकेशन पे जिसका हमें पता चल जाता है, जिसके लिए हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट करते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उन सब की मदद से जब पता चल जाता है कि पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो उन्हें सर्जरी की मदद से ट्रीट करा जा सकता
है, ठीक है। और इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि दोबारा से आगे चल के ग्रो ना करे और उसका हमें बेनिफिट मिलता है अगर आगे ग्रो ना करे तो इस तरीके, क्योंकि कई सारे कैंसर ऐसे होते हैं जिसे आप एक पर्टिकुलर स्टेज पर अगर हम कुछ समय के लिए रिमूव भी कर देंगे लेकिन वो अपने आप को दोबारा से डेवलप कर लेता है, रीडेवलपमेंट हो जाता है उसके अंदर, जो कि डेंजरस होता है इन कंपैरिजन टू दिस वन। ओके, अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो दीज ट्यूमर आर कैंसरस मीनिंग दैट दे विल ग्रो क्विकली एंड स्प्रेड टू द अदर नॉर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो अगर आपसे पूछे मैलिग्नेंट ट्यूमर तो ये ऐसे ट्यूमर हैं जो एक जगह पर ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद दे विल स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अदर पार्ट्स के अंदर ये स्प्रेड हो जाएंगे। और जब कोई ऐसा ट्यूमर होता है जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड होता है या फैलता है तो उससे हम बोलते हैं, ऐसी जो एबिलिटी होती है किसी भी ट्यूमर की या फैलने की तो उसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। यहाँ लिखा हुआ है दिस एबिलिटी टू स्प्रेड इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। यूजुअली कैंसर सेल मेटास्टेसाइज व्हेन इट गेट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी किसी भी तरीके से अगर कैंसरल सेल आपकी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है तो ब्लड जहां जहां जा रहा है वहां पर आपको ये सेल्स भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में चले जाए, लिम्फ नोड में चले जाए फ्रॉम द सेकेंडरी ट्यूमर्स अक्रॉस वेरियस साइट इन द बॉडी, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो ये एक स्टेटमेंट लिखिए जिसे आप समझ सकते हो। बेसिकली ये ट्यूमर है, ये बेनाइन टाइप का ही होता है लेकिन जब इसे ऑब्जर्व करते हैं तो इसके अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर टाइप की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि ये अभी मेटास्टेसाइज नहीं हुआ है, यानी कि प्रॉपर तरीके से ग्रो के स्प्रेड नहीं हो रहा है, बस शुरुआती स्टेज बोल सकते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल है दैट इट कैन बी टर्न इनटू द कैंसरस। तो अगर हम बोले प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है तो अभी ये पूरा कैंसर नहीं बना है, हाँ ये आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, यानी इसके अंदर पोटेंशियल है दैट इट कैन टर्न इनटू अ कैंसरस ट्यूमर, ऐसे कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे ट्यूमरों को प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो है कॉजेज ऑफ कैंसर। कॉजेज ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें क्या क्या कॉज देखने को मिलते हैं तो इसके कई सारे एस्पेक्ट हैं। मैनी कैंसर्स आपको देखने को मिलेंगे कैंसर में, जिसमें तीन बेसिकली हमें अपनी बुक के रेस्पेक्ट में डिस्कस करने हैं। पहला है फिजिकल फैक्टर, दूसरा है केमिकल फैक्टर और तीसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में बात करें तो यहाँ पर आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि एक्सरेज हो गई, गामा रेज हो गई। जब ये पर्टिकुलर सेल पे पड़ती हैं तो ये एक नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देती हैं और इस टाइप से अगर इन रेडिएशन की वजह से कैंसर होगा तो ये फिजिकल फैक्टर में आएगा। दूसरा होता है केमिकल फैक्टर, जिसके अंदर हम केमिकल्स की बात करते हैं लाइक टोबैको एंड स्मोक। और तीसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी की सेल को कन्वर्ट करता है लाइक अ वायरस। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरल के अंदर जीन्स होते हैं जिन्हें हम वायरल ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन, ये डिफरेंट टाइप की जीन्स है जिनके अंदर एबिलिटी होती है दैट दे कैन कन्वर्ट अ नॉर्मल सेल इनटू अ कैंसरस सेल, जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंट इसके टर्म्स भी लिखे हैं, अगर आप यहाँ देखें तो ये फटाफट आप पढ़ सकते हैं और यही बातें जो मैंने ऊपर बताई है वो सब बातें इसके अंदर डिस्कस करी हुई है, ठीक है। कॉजेज ऑफ कैंसर की बात करें, ये बात मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, डबल हो गया है, ठीक है, इसे हटा देते हैं। आप डायग्नोसिस ऑफ कैंसर की बात करते हैं, किस तरीके से ना डायग्नोस करा जाता है। अगर देखो डिटेक्शन की बात करें तो डिटेक्शन में अगर कोई ट्यूमर है जो कि पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर फिक्स देखने को मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये होता है कि आप इन ट्यूमर को कुछ मेथड्स के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग मेथड्स आते हैं और वो मेथड्स आपके सामने हैं। देखो कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू आप किसी कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट कैंसर। सबसे है पहले है बायोप्सी। बायोप्सी के अंदर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पार्ट के टिश्यू को हम काट के बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करा जाता है। तो बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू, रेडियोग्राफी टेक्निक, कंप्यूटर टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे हम एमआरआई बोलते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसे हम सीटी स्कैन बोलते हैं, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक भी है जिसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पीसीआर एक मेथड है जिसके थ्रू आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और भी कई सारे मेथड है, एलिसा वगैरह इस तरीके के टेस्ट है जिसमें कुछ पर्टिकुलर टेक्निक के थ्रू कैंसर को डायग्नोस करा जा सकता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अगर बात करें इसमें तक आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी होती है और कौन सी ठीक नहीं होती, तो जैसे कि यहाँ पर रेडियोग्राफी टेक्निक या कंप्यूटेड और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये बता रखा है, तो इन सब में हम नॉन आयोनाइजिंग टाइप का रेडिएशन या कभी कभी डिफरेंट टाइप का जो रेडियोग्राफी टेक्निक उसमें रेडिएशन, एक्सरेज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और अभी हम बात कर रहे थे कि यही कॉज करती है कैंसर को, तो कई बार कैंसर के इन चीज़ों से डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि ये रैपिड या बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो सेल का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कैंसरस स्टेज की जगह पर या किसी पेशेंट के अंदर जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे कैंसर कॉज हो रहा है, तो उस जगह पर अगर आप रेडिएशन डालोगे तो ऐसा हो सकता है कि वो और ज़्यादा बूस्ट अप कर दे उस प्रोसेस को और वो कैंसर और रैपिडली तरीके से फैलता चला जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये सारे मेथड को इस्तेमाल करना प्रॉपर सही नहीं है। उस कंडीशन में अगर आपसे पूछे सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है तो वो हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड होता है, ये आप याद रखना। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि किसी चीज़ को कंफर्म लेने का गांठें
बॉडी के अंदर और भी तरीके से डेवलप हो सकती है, छोटी मोटी गांठ जिसे मैं ट्यूमर बोल दूं, तो उसे ट्यूमर नहीं कह सकते, क्योंकि इसलिए उसको हम चेक करते हैं जिसमें हम बायोप्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कैंसर की, तो बेसिकली 3 टाइप के सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसमें एक सर्जिकल मेथड है, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर जोन को रिमूव कर देते हैं, जो कैंसरस मास है, जो इफेक्टिव मास है, उसे काट करके अलग निकाल दिया जाता है, दैट इज सर्जिकल मेथड। दूसरा रेडिएशन थेरेपी होती है। रेडिएशन थेरेपी में हम पर्टिकुलर टाइप की रेडिएशन कैंसरस सेल्स के ऊपर डालते हैं, जिससे कैंसरस सेल्स को डेड करा जाता है। अभी बेनिफिशियल भी होता है कई कंडीशन में अगर हम लिमिटेड तरीके से लिखें, और कई बार इसकी वजह से नुकसान भी देखने को मिलता है। थर्ड कंडीशन की अगर बात करें तो तीसरी कंडीशन में होता है कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी में हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स होते हैं, जिन ड्रग्स का इस्तेमाल करके हम कैंसरस सेल को किल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिंगल मैकेनिज्म पॉसिबल, मतलब सिंगल जो आपका ये ट्रीटमेंट है या एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रीटमेंट इज नॉट इनफ टू क्योर द कैंसर, दैट्स वाई वी हैव टू यूज मल्टीपल मेथड्स, ठीक है। या फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं कि सर्जिकल मेथड यूज हुआ, फिर उसके बाद हम आप कीमोथेरेपी की तरफ चले गए, या फिर आप बोलते हैं सर्जिकल के बाद अगर कुछ पार्ट जोन बचा तो आप रेडिएशन की तरफ चले गए, रेडिएशन थेरेपी की तरफ चले गए। तो इस तरीके से डिफरेंट वे होते हैं जिस तरीके से हम जिसकी मदद से हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। तो सिंगल मेथड भी यूज करा जा सकता है अगर लगता है कि वो पॉसिबल है, और नहीं होता तो फिर हमें मल्टीपल टाइप के जो ये मेथड है इनको कंबाइन करके एक पर्टिकुलर कैंसर को खत्म करना होता है। तो यही मेथड यहाँ पर लिखे हुए हैं, किसके अंदर क्या होंगे, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ट्यूमर सेल्स, इस तरीके की ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो इसमें देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैंसर इन रिलेशन टू म्यूटेशन। आपका इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन रिलेशन टू म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन इनएक्टिव द सेल कंट्रोल, म्यूटेशन सेल का जो कंट्रोल है उसे इनएक्टिव कर देता है। म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज, म्यूटेशन इज प्रोटो ऑन्कोलॉजिकल जीन एक्सेलरेट द सेल साइकिल, और म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टीलोमरेज इनहिबिटर्स। असल में टीलोमरेज की वजह से ही सेल सेपरेट होती है। अगर उन सेल जो इनहिबिटर्स होते हैं जो उसको इनहिबिट करते हैं उनको डिस्ट्रॉय अगर हम कर देंगे तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ अगर डिस्ट्रॉय करेंगे तो फिर इनहिबिट होगा नहीं। तो इस कंडीशन में अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, तो आंसर है कि जो म्यूटेशंस होते हैं इनहिबिट करती है प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज की। टीलोमरेज बेसिकली एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो उसको इनहिबिट कर देगा। जब टीलोमरेज बनेगा ही नहीं तो दो सेल आपस में डिवाइड नहीं होंगी। आई होप टीलो फेज के बारे में आपने सुना होगा, जहां एक सेल पर्टिकुलरली ऐसी स्टेट पर पहुंच जाती है जहां दो पार्ट्स के बन जाते हैं, लेकिन अभी भी वो पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर है, तो दोनों उसी के अंदर हैं लेकिन दोनों सेपरेट नहीं हुए हैं। तो इसका आंसर रहेगा बी, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहां पर इसका आंसर बी है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी कैंसर सेल की नहीं है। अभी हम देखो दे कंपीट विद नॉर्मल सेल फॉर वायरल न्यूट्रिएंट, they do not retain confined in the area of formation, they divide is an uncontrolled manner and they show contact inhibition। अभी हमने बात करी contact inhibition नहीं शो करते, जिसके अगर हम डिस्कस करें किसको, कैंसर के बारे में, तो कैंसर में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन देखने को नहीं मिलता। तो ये आप आंसर याद रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो आप याद रखिए ये इसकी प्रॉपर्टी है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज में ये है कि सब कुछ ये देखने को मिलेगा, अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड करेंगी, वायरल न्यूट्रिएंट्स जो भी है उसको कंज्यूम करेंगी, नॉर्मल सेल के साथ कंपीट करेंगी, और कंफाइंड नहीं रहती है पर्टिकुलर जोन के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट, अभी मैंने बात करी थी, सेफ जो है वो होता है सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। तो इसका जो आंसर होगा इट विल बी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। अगर नेक्स्ट की बात करें कार्सिनोमा रेफर टू, देखो टर्म आया है कार्सिनोमा रेफर टू। अगर कार्सिनोमा की बात करें तो ये बेसिकली एक मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर है जो कि स्किन के अंदर होता है, स्किन के अंदर देखने को मिलता है, या फिर इंटरनल ऑर्गन के मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो इसका आंसर होगा मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द स्किन ऑफ और म्यूकस मेम्ब्रेन। आगे चले कैंसर सेल की बात करें तो कैंसर सेल कैन इजिली बी डिस्ट्रॉय बाय रेडिएशन ड्यू टू, किस तरीके से, मतलब जो कैंसर सेल है हम उसे रेडिएशन की मदद से किस तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये बेसिकली कैसे डिस्ट्रॉय नॉट डिस्ट्रॉय करते हैं, कैंसर सेल कैन इजिली बी डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन ड्यू टू, तो किस तरीके से, तो यहां पर अगर हम बात करें तो रेडिएशन की वजह से रैपिड सेल डिवीजन कराया जाता है और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसका आंसर रहेगा रैपिड सेल डिवीजन। रीजन ऑफ लंग कैंसर, आपको बताना है कि लंग कैंसर का मेन रीजन क्या है। तो इसमें अगर ऑप्शन पूछा हुआ है कैल्शियम फ्लोराइड, सीमेंट फैक्ट्री, बॉक्साइड माइनिंग और कोल माइनिंग, तो आंसर है कोल माइनिंग। कोल माइनिंग रीजन होता है लंग कैंसर का। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्यूरेबल इन नेक्स्ट 2 डिकेड्स, आने वाले 2 डिकेड के अंदर हम इनमें से किसको बेसिकली ट्रीट कर सकते हैं या कौन सा हम सही कर सकते हैं वो आपको बताना है। ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, पॉलियोमाइलाइटिस, नन ऑफ डीज। तो ये माना गया है कि अगले 2 डिकेड्स के अंदर हमारे पास रीजंस हो जाएंगे कि हम वी कैन क्योर
कैंसर, हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर। द ब्लड कैंसर इज नोन एज, अब देखो ब्लड कैंसर के अंदर होता क्या है कि पर्टिकुलर जो सेल्स होती है उसमें रेड ब्लड सेल का अमाउंट ज्यादा होता है और व्हाइट ब्लड सेल का अमाउंट कम होता है। लेकिन ब्लड कैंसर के अंदर अगर आपसे पूछे कि किसमें क्या होता है, तो इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल का अमाउंट बढ़ जाता है, और व्हाइट ब्लड सेल का अमाउंट बढ़ेगा तो ये कंडीशन ल्यूकेमिया कहलाती है। तो आंसर जो होगा इसका वो होगा ल्यूकेमिया। अगला एक और क्वेश्चन इसमें, और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने डाल रखा है वो है मेटास्टैटिक कैंसर ट्यूमर इज टर्म्ड सार्कोमा इफ द डिसऑर्डर इज इन। सार्कोमा की बात करेंगे, सार्कोमा तो डिसऑर्डर कहां पर होगा, तो अगर हम बात करें तो ये मेटास्टैटिक कैंसर ट्यूमर इज टर्म्ड सार्कोमा एंड इट इज रिलेटेड टू फिब्रोब्लास्ट, ये फिब्रोब्लास्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के ट्यूमर्स होते हैं जिसमें सार्कोमा वगैरह वगैरह होता है। अगर मुझे लगता है कि उसकी नीड है और अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें आपको जाननी है जो एडवांस है, तो आप मुझे बता दें, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के सभी टाइप के जितने भी होते हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।